चलिए गुड इवनिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने टाइटल एंड मैटर इन इशू स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक। रेस जुडिकाटा का टॉपिक हम कर रहे थे। उसमें से हमने डिटेल में पढ़ना शुरू किया, टाइटल क्या होता है और मैटर इन इशू क्या होता है। टाइटल हमने पूरा कंक्लूड भी कर दिया था, पढ़ना स्टार्ट किया हमने, इसको पूरी तरह से ख़त्म भी कर लिया था। टाइटल का मतलब होता है मेरी लीगल कैपेसिटी, मैं किस लीगल कैपेसिटी में उस सब्जेक्ट मैटर को क्लेम कर रहा हूँ, उसको हम कह रहे हैं टाइटल। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि जितना जो टाइटल जो है वो सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट टाइटल है तो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा। यानी कि टाइटल हर सूट में जब हम फाइल करते हैं, टाइटल मीन्स उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मेरी लीगल कैपेसिटी, वो जो टाइटल है वो सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट टाइटल होंगे तो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन माने जाएंगे, और अगर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है तो डिफरेंट सूट्स आ सकते हैं, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग सूट आ सकते हैं। हमने ये चीज़ कल पढ़ लिया। फिर हमने सेकंड साथ में ही पढ़ा था मैटर इन इशू। ये मेरा सब्जेक्ट मैटर था, सपोज हाउस प्रॉपर्टी। इस हाउस प्रॉपर्टी को मैं क्लेम कर रहा हूँ, मेरी लीगल कैपेसिटी है उसको क्लेम करने के लिए। सपोज ओनरशिप, मैं उसकी ओनरशिप क्लेम कर रहा हूँ, तो ओनरशिप हो जाता था मेरा टाइटल, ओनरशिप हो जाएगी मेरी टाइटल। फिर मैं कहता था कि हाउ दिस टाइटल हैज़ बिन एक्वायर्ड, मैंने ये टाइटल एक्वायर कैसे किया। अगर मैंने ये परचेज किया यानी कि सेल डीड से मेरे पास आया है तो मैटर इन इशू हो जाता था सेल डीड। अगर ये सक्सेशन में मिला है तो मैटर इन इशू हो जाता था सक्सेशन। तो ये होता था हमारे पास मैटर इन इशू। लास्ट हमने जाते जाते क्लास में क्या किया, इसको टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि ये जो मैटर इन इशू है ये डायरेक्ट भी हो सकता है और ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डायरेक्ट वाला तो हमने कवर कर दिया, कल ही की क्लास में हमने खत्म कर दिया। ध्यान से सुनना जो अभी आपको बता रहा हूँ। आज हमने कंस्ट्रक्टिव वाला स्टार्ट करना है पोर्शन। उससे पहले आप एक चीज समझिए, स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज समझ आया कि जो टाइटल है, एक सूट में सिंगल टाइटल होगा। मेरा टाइटल हमेशा मैं जो सब्जेक्ट मैटर से क्लेम कर रहा हूं, रिलीफ अलग अलग हो सकते हैं, बट सिंगल टाइटल के लिए सिंगल कॉज ऑफ एक्शन और सिंगल कॉज ऑफ एक्शन के लिए सिंगल सूट डलेगा। अब इस टाइटल के लिए देयर आर टू चांसेस। फर्स्ट, पहला जो ये मेरा मैटर इन इशू है, ये मैटर इन इशू सपोज वन है, यही सेम मैटर इन इशू वन जो है वो मैटर इन इशू वन जो है वो मैं सेकंड सूट में फाइल करता हूं, तब ये तो डायरेक्ट रेस जुडिकाटा हो रहा है। यहाँ पे एक टाइटल से डिफरेंट मैटर इन इशू हो सकते हैं, याद रख लेना। मैटर इन इशू, मैटर इन इशू वन, मैटर इन इशू टू, मैटर इन इशू MII, मैटर इन इशू थ्री। तो एक सूट से डिफरेंट मैटर इन इशू हो सकते हैं, टाइटल सिंगल होगा हमारे पास। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो सपोज पहले सूट में, सूट वन में मैंने ये वाला क्लेम किया, अब सूट टू फाइल कर रहा हूं, सूट टू में भी मैंने क्या किया, मैटर इन इशू फर्स्ट क्लेम किया, ये तो डायरेक्ट रेस जुडिकाटा हो रहा है, सेम मैटर इन इशू। बट कुछ बारी क्या होता है, ये जो दो मैटर इन इशू थे ये पहले सूट में भी एग्जिस्टिंग थे मेरे पास। मतलब मैं अगर कह रहा हूं ना टाइटल ओनरशिप, तो मैं कह रहा हूं ओनरशिप मेरे पास किस तरह से आ रही है। हो सकता है वो मेरे को गिफ्ट डीड लिखी हो, गिफ्ट डीड से ओनरशिप आ रही है। हो सकता है सक्सेशन से भी मेरे पास वो ओनरशिप आ रही है। तो मेरे पास मैटर इन इशू यहाँ पे क्या हो गए, दो हो गए। किसी ने विल लिखी थी, विल से सपोज एक फादर है, उसका एक ही बच्चा है सन वन, और इसने विल लिखी हुई है फादर ने कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को दी जाए। अब ये जो सन वन है, सन वन विल बी दी ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, फादर की जो प्रॉपर्टी होगी। कैसे ओनर बन रहा है, एक तो बन रहा है वो विल से, एक जो उसका मैटर इन इशू यानी कि कैसे ओनरशिप एक्वायर कर रहा है, विल से। दूसरा विल ना भी होती तो सक्सेशन से भी तो ओनरशिप बन रहा है वो, तो दूसरी ओनरशिप उसको मिल रही है सक्सेशन से। यानी कि एक ही ओनरशिप उसको दो तरीके से मिल रही है। मैटर इन इशू मेरे पास क्या हो गए, दो हो गए। तो जितने मेरे पास मैटर इन इशू होंगे मुझे सारे के सारे मैटर इन इशू सूट वन में ही क्लेम करने होंगे। और अगर मैं सूट वन में क्लेम नहीं करता, कुछ स्किप कर देता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा उसके ऊपर लग जाएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना जो अब आपको बताने लगा हूं। आपको याद है जब हम ऑर्डर टू रूल टू पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था जब हम सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ेंगे, जो कि किस चीज की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की,
तो इनमें डिफरेंस है, बेसिकली कंफ्यूजन यही होती है हमें, आपको नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मेजर डिफरेंस जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया भी। यहां हम करते थे कि मेरा एक कॉज ऑफ एक्शन होता था, इस कॉज ऑफ एक्शन से मेरे पास क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास रिलीफ 1, रिलीफ 2, रिलीफ 3, डिफरेंट क्लेम डिफरेंट रिलीफ मेरे पास होते थे। जो ऑर्डर टू रूल टू बात करता था वो या तो क्लेम की बात करता था, वो रिलीफ की बात करता था। वो कहता है सूट 1 में मेरे पास अगर 3 रिलीफ थे और मैंने एक ही क्लेम किया तो मैं सूट 2 नहीं डाल सकता बाकी के 2 रिलीफ के लिए। वो रिलीफ की बात कर रहा है, मैटर इन इशू की बात नहीं कर रहा है। कल की क्लास में आपको याद होगा जब मैं आपको वो इलस्ट्रेशंस करवा रहा था, मैंने जानबूझ के उसमें कॉज ऑफ एक्शन भी निकलवाया आपसे और रिलीफ भी निकलवाया, ताकि आप ये चीज समझ पाओ कि रिलीफ अलग चीज है, मैटर इन इशू अलग चीज है। ये और जो सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये किसी भी सेंस में रिलीफ की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है मैटर इन इशू की। तो इनका आपस में कुछ ऐसे लेना देना नहीं है, दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। बट आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर टू रूल टू लगाना है या फिर मैंने ये लगाना है। सिचुएशन वही है यहाँ पे भी, यहाँ पे टाइटल मेरे पास एक है, उस टाइटल से मेरे पास मैटर इन इशू 1, मैटर इन इशू 2, मैटर इन इशू 3, अलग अलग मैटर इन इशू आ रहे हैं। मैटर इन इशू अलग होता है कि हाउ आई हैव एक्वायर्ड द टाइटल, रिलीफ या क्लेम अलग होते हैं, वो तो कॉज ऑफ एक्शन से आ रहे हैं। कल वाले उसमें क्या था, मैं घर का क्या मांग रहा था, पोजेशन मांग रहा था, तो पोजेशन मांगना इज रिलीफ। घर मेरा है, उसकी ओनरशिप क्लेम कर रहा हूं, वो मेरा टाइटल है। ओनरशिप कैसे आई मेरे पास, वो मेरा मैटर इन इशू है। तो तीनों अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल, तभी रिलीफ मिलेगा ना जब आप ये चीज प्रूव करोगे कोर्ट में कि मैं ओनर हूं इसका और आई एम एंटाइटल्ड, तभी आपको वो रिलीफ मिलेगा। हम सिर्फ यहाँ पे ये चीज समझना चाह रहे हैं कि ये ऑर्डर टू रूल टू को मैंने कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के साथ, क्योंकि कई बार बच्चों को ये लगता है कि वहां पे भी तो ऐसा होता था, जो रिलीफ मैंने मांगे थे, मांगने चाहिए थे, मैंने नहीं मांगे, उसके लिए मैं सेकंड सूट नहीं ला सकता। सेम ही चीज तो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे रिलीफ की बात ही नहीं कर रहा है वो, यहाँ पे मैटर इन इशू की बात कर रहा है। एक बारी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ लेते हैं इसकी। कंस्ट्रक्टिव हम सिर्फ अभी इसी चीज को पढ़ रहे हैं कि मैटर इन इशू दो तरह से हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। डायरेक्ट मैटर इन इशू मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे हमने पढ़ा डायरेक्ट रेस जुडिकाटा, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। मैं सिर्फ बेयर प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ अभी आपको। अलग से कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो अलग लिखेंगे हम। देखो क्या लिखा है, एनी मैटर, मैटर मतलब मैटर इन इशू, मैटर का मतलब है मैटर इन इशू। यहां भी यही लिखा था, एनी मैटर अबव रेफर्ड, अबव ऊपर कौन से मैटर रेफर थे, मैटर इन इशू। तो मैटर का मतलब है, यहां पे लिख लेना साइड पे, MII, मैटर इन इशू, विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। वो कहता है मैटर इन इशू भले ही, डिफेंस का मतलब क्या हुआ, यू आर डिफेंडेंट, तभी तो आप डिफेंस लोगे वहां पे। और अटैक का मतलब क्या हुआ, यू आर प्लेंटिफ, क्योंकि देखो कल को जब दूसरा सूट ला रहे हैं उसमें अभी वाला प्लेंटिफ डिफेंडेंट हो सकता है और अभी वाला डिफेंडेंट प्लेंटिफ भी हो सकता है। पहला सूट A वर्सेस B है, दूसरा B वर्सेस A भी हो सकता है, एक ही बात है वो हम जब सेम पार्टीज पढ़ेंगे ना तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो कहता है जो फर्स्ट सूट आपका है उसमें जितने भी मैटर इन इशू थे, विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड द ग्राउंड, किस चीज का ग्राउंड, डिफेंस का। अगर मैं डिफेंडेंट हूं, डिफेंडेंट का जो मैटर इन इशू है, उसने बोला ना डिफेंडेंट इज द टेनेंट, डिफेंडेंट कहता है मैं तो टेनेंट ही नहीं हूं, मैं तो ओनर हूं। तो आप ओनर कैसे हो, आप ओनरशिप क्लेम कर रहे हो, तो बताओ कैसे हो, वो मैटर इन इशू हो जाएगा। तो डिफेंस और अटैक ये प्लेंटिफ के लिए है, प्लेंटिफ ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, तो कैसे हो आप बताइए। इन सच फॉर्मर सूट shall be deemed to have been matter directly and substantially in issue in such case। वो कहते हैं जो सपोज ये था ना टाइटल, इससे 3 मेरे पास आ रहे थे, मैटर इन इशू 1, मैटर इन इशू 2, मैटर इन इशू 3। मैंने सूट 1 फाइल किया, बस उसमें मैटर इन इशू 1 ही क्लेम किया, दूसरा मैं लेके नहीं आया। क्लेम तो मुझे करना पड़ेगा ना, रिलीफ जब मैं मांग रहा हूँ चीजें, मैं कह रहा हूँ कि आई एम दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मैं कैसे ओनर हूँ मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना।
वो सारे मैटर इन इशू मुझे बताने पड़ेंगे कोर्ट को। वहां पे मैंने एक ही बताया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे सक्सेशन से मिली, विल मैं बता ही नहीं रहा कोर्ट को। तो मैं जब एक ही बता रहा हूँ, विल के बारे में मैंने नहीं बताया, तो उस विल के लिए मैं स्पेसिफिक दूसरा सूट नहीं लेके आ सकता। क्यों? क्योंकि वो सेम मैटर इन इशू माने जाएंगे, और वो सेम मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली माने जाएंगे। लिखा हुआ है देखो, शेल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। कौन से सूट में? फॉर्मर सूट में। जो मैटर इन इशू ought to have been और might have been made the ground of defense और अटैक, बट आपने नहीं बनाया, तो उसको भी माना जाएगा कि वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू थे। कंस्ट्रक्टिवली हम उसको यहाँ पे एक फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि अब उसके लिए भी आप फिर सेकंड सूट फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, फाइल मतलब सेकंड सूट पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा, फाइलिंग तो कर सकते हो। हाँ। हम्म। नहीं, आप देखोगे ना कि वो कैसे मैटर इन इशू, कितने मैटर इन इशू बन रहे हैं। क्वेश्चंस विद फैक्ट्स तो दिए होंगे आपको, जैसे मैंने फैक्ट दिए आपको, तो वहां दो मैटर इन इशू है, आपको लिखा होगा कि उसने एक ही चीज को क्लेम किया, तो एक ही क्लेम किया, दूसरा नहीं किया, तो उस वाले पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपको ये चीज। बहुत फर्क है। कल की क्लास लगाई थी आपने? कल हमने ना ये कुछ 5-6 इलस्ट्रेशंस की थी, वो एक बार ही रिपीट करना। उसमें एक एक इलस्ट्रेशन में हमने कॉज ऑफ एक्शन भी अलग से निकालना सीखा, रिलीफ भी अलग से निकालना सीखा, मैटर इन इशू भी अलग से निकालना सीखा, और टाइटल वगैरह भी अलग से हमने निकाला। तो वो अलग अलग है दोनों, बाद में डिस्कस करते हैं इसको। तो हमें ये चीज़ समझ आ गया कि ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है, और ये कहता है जो अगर मैटर डायरेक्टली इन इशू है या फिर वो कंस्ट्रक्टिवली इन इशू है, दोनों ही सिचुएशन में माना जाएगा दैट मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। लिखा हुआ है, डीम टू हैव बीन मेड एज अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। तो जो कल हमने लिखा था कि मैटर इन इशू जो है वो या तो डायरेक्ट होगा या फिर कंस्ट्रक्टिव होगा। दोनों ही सिचुएशन में लिखवाया है शायद आपको ये चीज, दोनों ही सिचुएशन में इट इज मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। तो मैं कल को ये नहीं बोलूंगा कि ये तो मैटर इन इशू था ही नहीं उसमें। कंस्ट्रक्टिवली भी अगर उसमें था वो, कि आपने नहीं बनाया उसको मैटर इन इशू, बट था तो था ना वहां पे मैटर इन इशू, तब भी फिर वो इसमें कवर हो जाएगा और रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। हम मान के चलेंगे सेम मैटर इन इशू। ठीक है, इसमें लिखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हेडिंग बनाना, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग से। आप समझ लो रेस जुडिकाटा में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, या तो आपको रेस जुडिकाटा पूछ लेगा या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो है आंसर इसका मैं बाद में लिखवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ बेयर प्रोविजन को क्या कर रहा हूँ, बेयर प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। जो एक आंसर फ्रेमिंग होगी वो बिल्कुल लास्ट में जाके करेंगे हम। जब ये मेरी, हमने जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में जब रेस जुडिकाटा स्टार्ट किया था, हमने हेडिंग बनाई हुई है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेयर प्रोविजन, जब मैक्सिम्स वगैरह लिखी थी उसके बाद। तो हम ये सारी बेयर प्रोविजन ही एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी तक, है ना। इसमें लिखिए, इट इज, इसमें ब्रैकेट्स में लिख लेना, एक्सप्लेनेशन 4, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टीज दैट whatever matters directly and whatever matters directly and substantially within their knowledge, within their knowledge, the parties must raise all those matters in issue in the suit।
ये ड्यूटी है पार्टी की, पार्टीज मस्ट रेज ऑल दोज मैटर्स इन इशू इन दिस सूट। सभी मैटर्स इन इशू आपको लेने हैं, कौन से, जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। और डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू कैसे हो सकते हैं? वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, वो कंस्ट्रक्टिवली भी हो सकते हैं, दोनों तरह से भी हैं, तो सारी आपको प्ली लेनी पड़ेगी। फिर इसमें लिखिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एफ है, एफ एस इज सन ऑफ एफ एंड बी इज ब्रदर ऑफ एफ। इसमें लिखना एफ मेड अ विल इन फेवर ऑफ एफ एस। अपने बच्चे की फेवर में उसने एक विल लिखी। एफ डाइड, उसके बाद एफ की डेथ हो जाती है। एफ एस कैन क्लेम प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ बोथ इंटेस्टेट इंटेस्टेट सक्सेशन एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन। जब हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वहां पे हम ये चीज पढ़ेंगे। दो तरह का सक्सेशन हमें दिया हुआ है। इंटेस्टेट सक्सेशन मतलब डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी सामने वाले में, जिस जो क्लास 1 ईयर क्लास 2 ईयर्स हम पढ़ते होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे तब। टेस्टामेंट्री सक्सेशन मतलब विल से जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है। तो दोनों तरह से प्रॉपर्टी जा सकती है। तो यहाँ पे दो मैटर इन इशू है उसके पास, तो इसको दोनों क्लेम करने चाहिए। एक क्लेम कर रहा है तो दूसरे के लिए फिर सेकंड सूट नहीं ला सकता। वो लाएगा तो दैट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, क्योंकि सेम सेम मैटर इन इशू था, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। ठीक है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिवली में आ रहा है, बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इसमें लिखिए टेस्टामेंट्री सक्सेशन के ब्रैकेट्स में लिख लेना विल। नाउ इट इज द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ एफएस टू रेज both these issues, both these issues, issues मतलब MII matter in issue, in the same suit, in the same suit, unless they are mutually destructive। मतलब इस रूल की भी एक्सेप्शंस हैं। अगर वो इश्यूज ही म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव है, फिर मान लिया कि आपने नहीं क्लेम किया, या अदर सिचुएशंस है, उस पर बाद में आते हैं। अभी के लिए आपको बस मीनिंग क्लियर हो गया। इसमें लिखिए, बॉक्स में लिख देना अपने रेफरेंस के लिए। सिंगल टाइटल से ना, किसी भी टाइटल से एम ए मैटर इन इशू 1, मैटर इन इशू 2, एक से ज़्यादा मैटर इन इशू हो सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या करने पड़ेंगे? मस्ट रेज ऑल दी इश्यूज। ठीक है, सारे इश्यूज रेज करने पड़ेंगे। इफ ओनली वन इशू इज रेज्ड, दैट इज मैटर इन इशू 1, देन सूट सेकंड on matter in issue 2 will be barred by constructive res judicata। पूरा लिख देना आप, will be barred by constructive res judicata। therefore in the
above example, if FS filed suit against, सूट 1 हो जाएगा ये, अगेंस्ट ब्रदर यानी कि B ऑन द basis of intestate succession and the suit is dismissed again, FS filed suit second on B, but this time on the basis of testamentary succession, that is will. फर्स्ट वाले के लिए लिख देना मैटर इन इशू 1 था ये हो जाएगा मैटर इन इशू 2। पूरा लिख लेना, कंफ्यूज ना होना, बस मैटर इन इशू 1 था ये, मैटर इन इशू सेकंड था, और वो उसके लिए सेकंड सूट लेके आ रहा है। इसमें लिखना सेकंड सूट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। सेकंड सेकंड सूट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, आ रहे हैं उसके ऊपर भी, ये नहीं है पर सेकंड सूट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, नोट में लिखना। if he knew about the will in the former suit, then it was his duty to raise it at the time of first suit. बट देयर कैन बी सिचुएशन ना कि वो बोले कि मुझे तो विल का पता ही नहीं था, विल तो रजिस्ट्रार के पास है, सबमिट हो जाती है वहाँ पे, तो आफ्टर दी डेथ ही पता चलेगा उसको, वो भी सपोज आफ्टर दी डेथ भी उसको 2 साल के बाद पता लगा कि विल थी ऐसी, और उस समय तक सूट डिसमिस हो गया था, फिर थोड़ा ना कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगना चाहिए, क्योंकि मैटर इन इशू भले ही था वहाँ पे बट उसको पता ही नहीं था कि वो मैटर इन इशू भी है। ठीक है, इसमें लिखिए दी पॉलिसी ऑफ लॉ, इसी के साथ लिख रहे हैं मतलब, दी पॉलिसी ऑफ law is to multiplicity prevent multiplicity of proceedings. Now issue of direct res judicata, issue of direct res judicata will not apply because issue was not same that was raised in former suit। जो ऊपर एग्जाम्पल लिया उसमें तो हम कह ही रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगा, डायरेक्ट तो लग ही नहीं सकता ना, क्योंकि सेम नहीं था इशू। फुल स्टॉप करके लिखना कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा will apply because this issue यानी कि will would be deemed, मैं जहां पे भी इशू लिखूंगा ना और मैटर लिखूंगा, इट मीन्स मैं मैटर इन इशू की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। would be deemed to be decided in the former suit। फॉर्मर सूट क्या होता है?
डिसाइडेड फर्स्ट, जो पहले डिसाइड होगा, ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखना, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ लीगल फिक्शन, बाय वर्च्यू ऑफ लीगल फिक्शन अंडर एक्सप्लेनेशन 4। ये जो हमने कहा कि इट इज बार्ड बाय डीम्ड माना जाएगा, बाय वर्च्यू ऑफ लीगल कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डिकाटा, उसके कारण से लगा रहे हैं हम। इफ सेकंड सूट इज अलाउड, अगर हम यहाँ पे सेकंड सूट को अलाउ करते हैं तब क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड इट विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो इसलिए हम कंस्ट्रक्टिवली उस पर रेस जुडिकाटा लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस ओनरशिप को क्लेम करने के लिए, उस टाइटल को क्लेम करने के लिए जितने भी मैटर इन इशू हैं वो सारे एक जगह पे लेके आइए। अब आप नहीं ला रहे हो तो फिर कंस्ट्रक्टिवली आपके ऊपर रेस जुडिकाटा यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। एक लाइन में यहाँ पे लिख लेना, आते हैं उसके ऊपर आते हैं। एक लाइन में पहले इसमें लिखिए, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव वैसे होता है जो आप कॉन्ट्रेरी क्लेम करते होते हो, यहाँ पे तो वो जहाँ पे विल भी तो उसी विल से भी तो उसी को ओनरशिप मिल रही है। म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव होता है जहाँ पे एक चीज में आप कुछ और मांग रहे हो, दूसरे में कुछ और मांग रहे हो, यहाँ पे ओनरशिप ही क्लेम कर रहे हैं दोनों में वो। मैं कहता हूँ कि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मुझे पोजेशन दिया जाए, दूसरा मैं कहता हूँ आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब हाँ, ऐसे में म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव माना जाएगा। इसके ऊपर लिखवा रहा हूँ अभी, फ्रॉड वगैरह बाकी की चीज़ें भी लिखवा रहा हूँ आपको। इसमें लिखिए इफ, नहीं, ये लिखना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर टू, रूल टू एंड एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11। ऑर्डर टू, रूल टू, और इसके बीच में डिफरेंस लिख रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें लिखना, इन सेक्शन, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, लास्ट में डिटेल में लिखवाऊंगा इसको, ठीक है। इन सेक्शन 11 all matter in issue, all matter in issue must be raised in one suit, all matter in issue must be raised in one suit. However, in section, नहीं, in order to, rule 2, all claims oblique reliefs must be made in one suit. दिस इज द मेजर डिफरेंस, मैंने इस सेंस में आपको यहाँ पे लिखवा दिया। और भी डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, वो लेटर ऑन करेंगे जब लास्ट में टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, फिर दोनों के डिफरेंस में पॉइंटर्स में लिखवा दूंगा आपको। अभी बीच में मिक्स नहीं कर रहे, सिर्फ ये लिखवाया क्योंकि कंस्ट्रक्टिव हमने पढ़ा, ऑर्डर टू और रूल टू के साथ कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं करना। और पेपर में बहुत पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। इसमें लिखिए आगे, पॉलिसी रीजंस, हेडिंग बनाना, पॉलिसी रीजंस क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो चाहे तो, बिहाइंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, पॉलिसी रीजंस बिहाइंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आंसर राइटिंग करोगे और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आपसे पूछा है, इसको शॉर्ट करके पॉइंटर्स में लिख देना वहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा तो हर कोई लिख रहा है, बट क्या उसके पीछे पॉलिसी रीजन है, क्यों ड्राफ्ट किया गया है प्रोविजन, वो लिख रहे हैं हम। इसमें लिखिए, फर्स्ट, इट इज अ पॉलिसी ऑफ लॉ टू प्रिवेंट
multiplicity of proceedings, to prevent multiplicity of proceedings, and therefore it is the duty of the parties. It is the duty of the parties to raise all matters directly and substantially in issue which were within his knowledge, which were within his knowledge, or with due diligence could have been could have been known by him, could have been known by him. Next पैरा में लिखना, it is the duty of parties to make the suit comprehensive, to make the suit comprehensive, and if the party sleeps upon his if the party sleeps upon his own rights and duties, law will not support him. मैक्सिम क्या है इसकी? मैक्सिम लिख लेना, विजिलेंटिबस एट नॉन, इकट्ठा है इसके बाद, ठीक है, डोरमेंटिबस जूरा सबवेंटियन वेंटी वेनियंट सब वीनियंट, SUBVENIUNT, ठीक है, याद रख लेना इसको टिप्स पे। इसको कह रहे हो, SUBVENIUNT, thus if party was negligent, if ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक बार ही याद करने की बात है, ऑर्डर टू रूल टू आएगा वहां पे भी यही मैक्सिम्स आ जाएगी सारी चीज़ें, पर्पस तो सेम ही है ना, पॉलिसी रीजंस तो सेम ही है दोनों के पीछे। Thus if the party was negligent and he did not raised the matter directly and substantially in issue, did not raise matter directly and substantially in issue which was within, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, within his knowledge, which was within his knowledge, then law will not support him and he cannot raise the same in subsequent suit
सेकंड लिखना है इसके बाद, सेकंड पॉइंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल also applies upon such a party he was expected to raise all the issues. He was expected to raise all the issues in the former suit which he did not, and the opposite party and the opposite party altered his position on the basis of the issue raised, on the basis of the issue raised by that party. बता रहा हूँ अभी, आगे लिखिए, then he will be stopped from raising that issue in a subsequent suit. यहाँ पे कहना चाह रहे हैं हम कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने भी इश्यूज हैं, यानी कि जितने भी मैटर इन इशू है, सारे अपने लेके आओ ना, वो मैटर ऑफ अटैक हैं आपके बेसिकली, या मैटर ऑफ डिफेंस भी हो सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा ना कि मैं किसी चीज़ को क्लेम कर रहा हूँ और मेरे पास कोई एविडेंस है उसके लिए, या मेरे पास कोई मैटर इन इशू है उस चीज़ के लिए जिससे मैं वो क्लेम कर रहा हूँ टाइटल, और मैं उसको कोर्ट के सामने ना लेके आऊँ। जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है सूट को, जितने भी आपके इश्यूज हैं सारे एक बारी में लाओ। अगर नहीं लाए, नाउ यू आर एस्टॉप्ड, नाउ यू आर एस्टॉप्ड, कि आप फिर सेकंड सूट में उसको नहीं ला सकते हो। तो एस्टॉपल में तो यही होता है कि आपको स्टॉप किया जा रहा है। हाँ, उसमें फॉर्मेशन ऑफ सूट जब हम पढ़ते हैं उसका बेसिस यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बिल्कुल। ऑर्डर टू रूल 1। उस पर्पस तो सेम ही है, दोनों का ही पर्पस सेम है, ठीक है, बस एलिमेंट्स अलग अलग है। आप मांग रहे हो ओनरशिप, कैसे? सेल डीड से उसने आपकी ओनर डिसमिस करवा दिया सूट, आपकी पोजीशन ही ऑल्टर कर दिया कि यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस। उसी बेसिस पे तो हुआ कि आप लाते ना उस समय वो मैटर इन इशू। अगर आप वो नहीं प्रूव कर पाए तो विल से प्रूव करते उस चीज़ को। आपकी पोजीशन ऑल्टर हो रही है वहां पे, जो चीज़ आप डिमांड कर रहे थे बेसिकली। थर्ड लिखिए, हेडिंग करना प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज। इसमें लिखिए, प्रिज्यूम्ड इट इज प्रिज्यूम्ड और deemed that the parties have raised all the issues which were in their knowledge, which were in their knowledge, and that all the issues, all the issues have been heard and finally decided। ये प्रिज्यूम किया जाएगा, therefore if such an issue, if such an issue is raised in the subsequent
suit, if such an issue is raised in the subsequent suit, it will be a case of constructive res judicata. It will be a case of constructive res judicata. फोर्थ पॉइंट लिखना. Nemo that bis vexeri pro una et edam causa. मैक्सिम लिखी थी ना हमने ये जब स्टार्ट किया था रेस जुडिकाटा. इसमें लिखिए, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड reasonableness. It is the principle of equity and reasonableness. A party due to his negligence, a party due to his negligence cannot be allowed. एक तो आप गलती कर रहे हो, आपने मैटर इन इशू को रेज नहीं किया. नाउ यू कैन नॉट बी अलाउड टू वेक्स. वेक्स का मतलब होता है ट्रबल. द अदर पार्टी, वेक्स द अदर पार्टी in a suit again and again. You cannot trouble the other party again and again. जो था एक बार सूट फाइल किया वहीं पे आपको लाना चाहिए था. एक्सेप्शन इसी में फोर्थ पॉइंट में लिख रहे हैं. एक्सेप्शन, however, if, यानी कि एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, नॉट बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. इसमें कवर नहीं होगा वो, ठीक है. however if the party is able to give a reasonable ground, अंडरलाइन कर लेना रीजनेबल ग्राउंड को. इफ पार्टी इज एबल टू गिव अ रीजनेबल ग्राउंड इन द सब्सिक्वेंट सूट फॉर not having raised that issue मतलब matter in issue, that issue in the former suit, then he will be allowed to raise that issue in the subsequent suit, and constructive res judicata will not apply. आप पूरा लिखना, उसको CR मत लिखना. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई. आप अगले सूट में, सब्सिक्वेंट सूट में अगर ये चीज़ प्रूव कर देते हो ना कि मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड थे, दिस इज द रीजन कि मैंने नहीं इसको किया. अब वो रीजनेबल ग्राउंड क्या है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. कोर्ट डिसाइड करेगा रीजनेबल है या नहीं है, बट फिर भी हम इसमें लिख रहे हैं रीजनेबल ग्राउंड. नेक्स्ट पैरा में लिखना, रीजनेबल ग्राउंड कैन बी, हाँ हाँ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना रीजनेबल है या नहीं है ना. रीजनेबल ग्राउंड कैन बी दैट he did not have knowledge, he did not have knowledge of that issue at the time of former suit, or that even with due diligence he could not
could not have known it, or that he could not raise it due to fraud, force of the opposite party, or the issue was mutually destructive within mutually destructive with the issue that was raised in the former suit. तो ये हो गए हमारे पास म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव था, साथ वाले ने फोर्स फ्रॉड यूज किया, या फिर मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड थे। ठीक है, एक आप पहले सूट फाइल करते हो, ओनरशिप क्लेम करते हो सक्सेशन के थ्रू, सूट डिसमिस। दूसरा सूट फाइल कर रहे हो, ओनरशिप क्लेम कर रहे हो, और उसमें क्या लेके आ रहे हो कि मैं तो मेरे पास मेरी फेवर में विल थी प्रॉपर्टी की। तो विल तो पहले अगर आपको पता थी फिर तो सेकंड सूट नहीं ला सकते हो, बट अगर आपको नॉलेज में नहीं थी विल, सपोज विल के लिए किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया हुआ था, आप प्रूफ ऐसे करोगे ना कि उस एग्जीक्यूटर ने इस डेट को अनाउंस किया कि ये विल आपके उसमें है, तो मेरी नॉलेज में फर्स्ट टाइम तब आया, और तब तक मेरा पहला सूट खत्म हो चुका था। तो वो मैटर ऑफ प्रूफ है, अगर वो रीजनेबल ग्राउंड आप प्रूफ कर सकते हो, जो कि एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही होगा, अदरवाइज कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा इन चीज़ों को। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहने वाला है जो इस चीज़ को क्लेम कर रहा है। ठीक है, इसमें लिखिए एक्सप्लेनेशन, ऐसे तो जो मर्जी बनाते रहो, हम इतना लिख दिया काफ़ी है। हाँ हाँ पर, हाँ, ऑर्डर टू रूल टू को इसके साथ मिक्स मत करो आप। परमिशन ऑफ कोर्ट के साथ कुछ भी करो, कोर्ट के पास फिर इनहेरेंट पावर्स हैं 151 में। हम सुनो ना मेरी बात, अभी हम ऑर्डर टू रूल टू को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन 4 को डिस्कस कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग हैं। पॉलिसी रीजंस दोनों के सेम हैं, बट दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो वहाँ लिखा हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ उसमें से नहीं ले सकते हैं, इन जनरल हम जरूर कह सकते हैं कि अगर कोर्ट वगैरह परमिट कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 4 लिखना है इसमें, एक्सप्लेनेशन 4, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट खोल लेना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ वहाँ पे, एनी मैटर। एनी मैटर का क्या मतलब हुआ, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। मैटर, एनी मैटर का मतलब हुआ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ग्राउंड ऑफ डिफेंस लिखा हुआ है ना वहाँ पे, ग्राउंड ऑफ डिफेंस। ग्राउंड ऑफ डिफेंस का क्या मतलब हुआ, मैटर रेज्ड बाय डिफेंडेंट। फिर ये भी लिखा हुआ है ग्राउंड ऑफ अटैक। एक्सप्लेनेशन 4 में ग्राउंड ऑफ अटैक भी लिखा हुआ है, यानी कि मैटर रेज्ड बाय प्लेंटिफ। फिर डीम्ड लिखा हुआ है कि ये मान लिया जाएगा। डीम्ड का मतलब क्या होता है, इट इज मैंडेटरी लीगल फिक्शन क्रिएटेड, दैट इज समथिंग विच इज imagined to be real।
यानी कि इसको भी डायरेक्ट ही मान लेंगे हम, भले ही वो कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं। हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट होता तब भी रेस जुडिकाटा लगता, तो कंस्ट्रक्टिव इज इक्वल टू डायरेक्ट इमेजिनेशन में, तो इसलिए इसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा लगा रहे हैं। नोट में लिखना है इसके बाद। नोट, टाइटल मस्ट बी सेम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। टाइटल मस्ट बी सेम, टाइटल तो सेम ही होता है ना, मैटर इन इशू ही तो चेंज हो रहे हैं वहाँ पे। टाइटल अभी जो हमने एग्जांपल किया उसमें भी क्या था, टाइटल सेम था, मैटर इन इशू चेंज हो रहे थे, ठीक है। देयरफॉर अगर हम इस पूरे को कंक्लूड करें जो हमने किया, रेस जुडिकाटा टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, मैटर एक्सप्रेसली रेज्ड, एक्सप्रेसली रेज्ड इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट रेस जुडिकाटा। एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्रेसली रेज्ड का मतलब है जो पहले रेज किए थे वही अब रेज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट रेस जुडिकाटा। दूसरी सिचुएशन, मैटर नॉट एक्सप्रेसली रेज्ड, एक्सप्रेसली हम सेम मैटर को रेज नहीं कर रहे हैं, बट ought and might have raised, ought and might have raised, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, deemed to have been raised, and finally decided। इसको भी मान लिया जाएगा कि डीम्ड कि वो रेज कर दिए गए हैं, और ये लग जाएगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। एक्सप्लेनेशन 4, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक्सप्लेनेशन 4। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये खत्म हो गया, हम खत्म नहीं हुआ, मतलब हमने ये पढ़ा अभी कि दो तरह के रेस जुडिकाटा होते हैं, एक डायरेक्ट रेस जुडिकाटा, एक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। जब हम बेयर में से सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो सेक्शन 11 में उसने ऐसे डिवीजन नहीं किया हुआ, हालांकि एक्सप्लेनेशन 4 उस चीज को एक्सप्लेन जरूर कर रही है, बट ये तो एक्सप्लेनेशन है। बेयर प्रोविजन तो मेरे पास ये है, इसने तो सिर्फ मुझे यहाँ पे इतना बोला हुआ है, which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former suit। तो यहाँ पे ये सिर्फ कह रहा है कि मैटर जो इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि रेस जुडिकाटा। फॉर्मर सूट में भी वही मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, अभी भी वही मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। तो इट मीन्स कि मेरे पास कंडीशन तो यही है ना कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू फॉर्मर सूट, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू सब्सिक्वेंट सूट। तो उस चीज को ये सिर्फ एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे, ये एक्सप्लेनेशन है। वो कहता है जहां पे ऑट और माइट भी होगा ना, इट इज डीम्ड, मैं लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहा हूं कि हम उसको भी मान के चलेंगे कि दैट मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, और फिर इसमें वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, मतलब एग्जाम्पल लिखिए, आप इसका आंसर बताएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बट ध्यान से कर लेना इसको। एग्जाम्पल, सपोज ए फाइल्ड सूट 1 अगेंस्ट बी, इसमें एक रिलीफ 1 था, एक रिलीफ 2 था, बट ए क्लेम्ड ओनली 1 रिलीफ, दैट इज R1, दो he was aware about both the reliefs। नॉलेज दोनों की थी बट उसने एक ही क्लेम किया। अब क्या करता है वो, सेकंड सूट लेके आ रहा है, ए फाइल्ड सूट 2
पहले वाले में क्या किया उसने उसने सिर्फ वन को क्लेम किया, सेकंड को क्लेम नहीं किया। अब सेकंड सूट लेके आ रहा है, उसमें ए क्लेम्ड रिलीफ टू नाउ। अब वो रिलीफ टू क्लेम कर रहा है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, विल सूट टू बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा? ये ना पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे, अंडर रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11। अब सोच के करना, पढ़ लो उसको पहले और फिर जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ जी सताक्षी। यस। बताओ करण। मैं जानबूझ के ऐसा दिया आपको कि हाँ, यहाँ पे देखो, रेज्यूडिकाटा सेक्शन 11 वाला नहीं लगेगा, वो अलग बात है, ऑर्डर टू रूल टू में जाएगा। क्यों? ये रिलीफ की बात हो रही है। जो ये रेज्यूडिकाटा है वो तो मैटर इन इशू की बात करता है, यहाँ मैटर इन इशू की बात नहीं हो रही है। रिलीफ वन रिलीफ टू, अगर हमने लिखा होता ना मैटर इन इशू वन मैटर, फिर तो लग जाता। फिर कोई और एग्जाम में इस चीज को बहुत ध्यान से मैंने आपको पहले लिखवाया भी कि दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी टू। और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखना पिछले पेपर उठा के, प्रोपोजिशन दी जाती है और बोलेगा बताओ कि कौन सी प्रोविजन लगेगी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंस्ट्रक्टिव रेज्यूडिकाटा लगाना है या ऑर्डर टू रूल टू लगाना है। और ऐसे भी मैंने पेपर चेक किए हुए हैं, दोनों लगा देते हैं एक ही के बीच में, कि बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेज्यूडिकाटा, बार्ड बाय ऑर्डर टू रूल टू, उनको लगता है कि दोनों सेम ही है। तो ऐसा तो लिखोगे फिर तो आप म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो जाओगे। हाँ, चलिए इसमें लिखिए आंसर। नो रेस जुडिकाटा, नो, नो करके लिखना कॉमा, रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई अपॉन रिलीफ्स, रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई अपॉन रिलीफ्स, फुल स्टॉप करके लिखना। इट इज एप्लीकेबल ओनली विद रिस्पेक्ट टू matters in issue, only with respect to matters in issue। for relief, next पैरा में लिखना, for reliefs order to rule 2 clause 3 of CPC will be applicable। इसमें अब लिखना है यहाँ पे, both order to rule 2 and section 11 explanation 4 both aim to prevent multiple lawsuit, both aim to prevent multiple lawsuit on same matter, on same matter, but addresses different scenarios, that is following are the different scenarios। जो ये बता रहे हैं सेक्शंस, उन मतलब डिफरेंस लिख रहे हैं बेसिकली, ये कह लो। इसमें लिखना सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 ऑर्डर टू रूल, ऑर्डर टू रूल 2।
फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें। सेक्शन 11 में क्या होता है? बार कोट के ऊपर लगता होता है, बार ऑन कोट, और यहाँ पे क्या होता है? ऑन प्लेंटिफ। सेकंड लिखिए, पार्टीज लिख दो, पार्टीज लिख दो। जो पार्टी लेके रिलीफ तो प्लेंटिफ ही मांगेगा ना, रिलीफ डिफेंडेंट नहीं मांगेगा, है ना? तो इसलिए हम प्लेंटिफ प्लेंटिफ ही लिखिए आप। वो अगले वाले में डिफेंडेंट हो सकता है, वो अलग बात है, बट यहाँ तो वो प्लेंटिफ ही है। सेकंड, टॉक्स अबाउट, सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट मैटर इन इशू। ये किसकी बात करता है? क्लेम की या फिर रिलीफ्स की। थर्ड लिखना, सेक्शन 11 फोकस करता है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, कि जब एक बार ही जजमेंट प्रोनाउंस हो गई है, दैट जजमेंट इज फाइनल। कन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए, बार बार सूट आप ला रहे हो उस चीज़ के लिए। और ये फोकस करता है नो स्प्लिटिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब जिन्होंने ऑर्डर टू रूल टू नहीं किया, उनको थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या लिख रहे हैं हम ऑर्डर टू रूल टू में, बट जब आप कर लोगे उसको तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फोर्थ लिखिए, इट प्रिवेंट्स रीलिटिगेशन ऑफ इश्यूज ऑब्लिक सूट्स। उसी इशू पे, उसी सूट पे रीलिटिगेशन नहीं होना चाहिए। ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स स्प्लिटिंग ऑफ cause of action into multiple suits। एंड द लास्ट, इसका नेचर लिख रहे हैं बेसिकली हम, बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव इन नेचर। जो ये सेक्शन 11, इट इज बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव इन नेचर। इसमें लिखना प्राइमरीली प्रोसीजरल। प्रोसीजरल, कॉज ऑफ एक्शन को स्प्लिट नहीं कर सकते, तो वो प्रोसीजर बता रहा है आपको। हाँ, लिख सकते हो। ऑर्डर टू रूल टू में इंस्टीट्यूशन इज बार्ड, और यहाँ पे व्हाट इज बार्ड? ट्रायल इज बार्ड। ठीक है, इंस्टीट्यूशन बार्ड नहीं है सेक्शन 11 में, वो तो आपको प्ली लेनी पड़ेगी स्पेसिफिकली और प्रूव करना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट लिखिए, नहीं, इंस्टीट्यूशन बार्ड है ना वहाँ पे। वैसे ये पूछा नहीं जा रहा आपसे, बट ये आपको कब लिखना पड़ेगा? जब आपको वो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के दे रहा है ना कि बताओ 11 लगेगा या ऑर्डर टू रूल टू लगेगा, तब आप उसको समझाना वहां पे कि दोनों डिफरेंट उसकी बात कर रहे हैं। भले ही उसका एम एक ही है, बट डिफरेंट उसकी बात कर रहे हैं। और इन दी प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें, सिर्फ रिलीफ है, तो यहाँ पे सेक्शन 11 नहीं, यहाँ पे तो ऑर्डर टू रूल टू आने वाला है, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे। मतलब जो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, वो चीज़ें वहां पे भी एग्जामिनर को आपको क्लियर करनी है। ठीक है, इसमें लिखिए नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है ये आपका मैटर इन इशू पे। मैटर इन इशू को अगर हम डिवाइड करना चाहे, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, कोलेटरली एंड इंसिडेंटली। इन इशू, कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू, डायरेक्टली एंड substantially in issue। हमारे पास यहाँ पे जो हमें चाहिए ना सेक्शन 11 के इंग्रेडिएंट्स में, हमें तो ये चाहिए। अगर वो कोलेटरली कवर हो रहा है, इट विल नॉट बी
कवर्ड बाय दी रेस जुडिकाटा, ये यहाँ पे कवर नहीं होगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या वो हम अब करने लगे हैं। हमने ये चीज़ तो पढ़ लिया कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू क्या होगा, यानी कि जब वो डायरेक्टली इन इशू है डायरेक्ट, या फिर वो कंस्ट्रक्टिवली, पूरा लिख लेना आप, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट रेस जुडिकाटा हो रहा है या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन में मान के चलेंगे कि दैट मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन 4 ने यहाँ डीम्ड फिक्शन क्रिएट कर दिया, और ये तो वैसे ही डायरेक्ट हो रहा है हमारे पास, तो ये डायरेक्ट वाला कवर होगा, कोलेटरली और इंसिडेंटली कवर नहीं होगा। अब ये होता क्या, मैं वो आपको एक बार समझाता हूँ, आप समझिए। देखो, एक ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, सपोज कीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, और ये कहता है कि मेरे इस घर के, इसने इसको ना लेट आउट किया हुआ था कोई प्रॉपर्टी बी को, और ये कह रहा है कि मेरे इस घर के जितने भी एरियर्स हैं, एरियर्स ऑफ रेंट, वो सारे के सारे आप मुझे पे कीजिए। आई हैव लेट आउट यू माई प्रॉपर्टी, ठीक है, और कितनी प्रॉपर्टी, ये कह रहा है 1000 स्क्वायर फीट, ऐसा कुछ मान लेते हैं। मैंने आपको लेट आउट किया हुआ है इस प्रॉपर्टी का जितना भी रेंट है, एरियर्स इतने महीने के मुझे आप पे कीजिए। अब ये कहता है बी कि इसने नो एरियर्स ड्यू, नो एरियर्स ड्यू, वो कहता है कोई एरियर्स है ही नहीं, मैंने तो सारा पे किया हुआ है। ये क्या मांग रहा है, रेंट मांग रहा है, ये क्या कह रहा है, रेंट ड्यू ही नहीं है, मैंने तो सारा पे किया हुआ है। अब जब ये क्वेश्चन चलेगा यहाँ पे, बेसिकली मैटर इन इशू क्या आएगा यहाँ पे, या क्वेश्चन जो हम इशू फ्रेमिंग करेंगे वो क्या चीज़ बनेगा कि रेंट ड्यू है या नहीं है, पूरा केस ही इसके आसपास चलेगा कि रेंट ड्यू है या नहीं है। अब कोर्ट सपोज करो लास्ट में ना फाइंडिंग देता है यहाँ पे, जब कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेगा तो लास्ट में फाइंडिंग देगा। आपने कई बार ना जजमेंट्स में सुना होगा, दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ओबिटर डिक्टा, रेशियो डिसाइडेंडी। उसका मतलब क्या हुआ, ओबिटर का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशंस है कोर्ट की, मतलब नेसेसरी नहीं थी उसके लिए, बट ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने राइटिंग में बोल दिया या फिर ओरली बोल दिया वहां पे, वो तो ऑब्जर्वेशन है, वो पार्ट ऑफ जजमेंट नहीं माना जाता। जो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो कोलिटरल होती हैं, इंसिडेंटल होती हैं, जो वो डिमांड कर रहा है आपसे वो आएगा मेन में, डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल में। यानी कि अगर यहाँ पे कोर्ट ने जजमेंट में बताया कि हाँ ये जो, सपोज कोर्ट कहता है जजमेंट में पहला कि रेंट जो था वो ड्यू है, मान लिया कि रेंट जो था वो ड्यू था, अमाउंट उसकी बता दी इतना ड्यू था, और कोर्ट ने जब इस रेंट को ड्यू निकालना था, इसने क्या किया, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ना एक कमीशन अपॉइंट किया, कमीशन अपॉइंट करता है ना कोर्ट, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है ये। कोर्ट ने एक कमीशन अपॉइंट किया और बोला कि जाके देखो कि ये एक्चुअल में टेनेंट है वहां पे या नहीं है, और कितना लैंड इसने इसको लेट आउट किया हुआ है। कमीशन की रिपोर्ट आती है, कमीशन अपनी रिपोर्ट में बताता है कि 1200 स्क्वायर फीट एरिया का रेंट है और ये टेनेंट इतने टाइम से वहां पे रह रहा है। तो कोर्ट ने देख लिया कि रेंट आउट है प्रॉपर्टी और वो वहां पे रह भी रहा है, कोर्ट ने ग्रांट कर दिया रेंट, यहाँ पे अलाउ कर दिया उसको कि एरियर्स ऑफ रेंट आप ए को पे करो, और कोर्ट ने साथ में ये भी डिक्लेयर किया कि एरियर्स ऑफ रेंट पे करो, क्योंकि कमीशन ने बताया कि जो एरिया ऑफ लैंड है दैट इज 1200 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब ये बी एक और सूट डाल देता है ए के ऊपर, वो कहता है कि मुझे 1200 स्क्वायर फीट जो है दिलवाया जाए ए से। मुझे, अब देखो ना, पहले तो वो कह रहा था ना कि ए, इसने बोला था ना कि 1000 स्क्वायर फीट है, ए ने जब सूट फाइल किया रेंट रिकवर करने के लिए तब तो ये कह रहा था 1000 है, बट जब कमीशन इशू हुआ, कमीशन निकाल के लाता है कि वो तो एरिया ज़्यादा है, 1200 स्क्वायर फीट है, और कोर्ट ने उसको लिख भी दिया वहां पे कि 1200 स्क्वायर फीट एरिया था, उसका रेंट इतना इतना, और ये आप दीजिए, जो भी आपका मंथली था उसके हिसाब से इतने एरियाज बनते हैं। क्या इस क्वेश्चन में पहले वाला जो सूट था उसमें कहीं पे भी ये इनटू क्वेश्चन था कि कितना एरिया है या कितना नहीं है? वो तो मैटर इन इशू नहीं था हमारे पास कि एरिया ऑफ लैंड कितना है कितना नहीं है। और अब ये सेकंड सूट जब इसने फाइल कर दिया बी ने कि मेरे को अब 1200 स्क्वायर फीट ही इससे एरिया दिलवाया जाए, ए कहता है कि दिस इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे बता दिया हुआ है समथिंग, एरिया डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, 1200 ही है उसका एरिया। तो अब क्या इसके ऊपर रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। रीजन क्या है? ये कोलेटरली था,
इंसिडेंटल था, एडिशनल था, मतलब जो डायरेक्ट डायरेक्ट समझ रहे हो ना, जो मेन मैटर था उसमें नहीं था। अगर कोई ऑब्जर्वेशंस दे रहा है कोर्ट किसी चीज के ऊपर जो मेन फाइंडिंग नहीं करनी थी, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, इंसिडेंटल हो जाएगी, कोलिटरल हो जाएगी। तो उसके ऊपर रेजिड्यू काटा नहीं लगेगा, उस चीज के ऊपर रेजिड्यू काटा नहीं लगेगा। र- उस क्योंकि वो कोलिटरल और इंसिडेंटल है तो उसके ऊपर रेजिड्यू काटा नहीं लगेगा। हम रेजिड्यू काटा लगाने के लिए वो 6 एसेंशियल्स तो फुलफिल करोगे। जब 6 एसेंशियल्स ही फुलफिल नहीं होगी तो रेजिड्यू काटा कैसे लगा दो। वो डिस्प्यूट में नहीं थी ना, सूट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में नहीं थी, उसने सिर्फ ये बोला कि मुझे एरियर्स दिलवाए जाएं, और जब एरियर्स मांगते हैं तो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन तो दोगे ना आप उसमें। डिस्क्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट को कह रहा है कि बताइए कितना एरिया था या कितना नहीं था। तो वो मैटर इन इशू जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ना, वो कोलिटरल था, इंसिडेंटल था, कि ये डिसाइड करते हुए कोर्ट वो भी डिसाइड कर बैठी, बट वो डायरेक्टली इन इशू नहीं था। रेस जुडिकाटा के लिए वो मैटर डायरेक्टली इन इशू होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। लिखिए लिखिए इसमें, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको क्लियर है, रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, विल अप्लाई, ब्रैकेट्स में लिखना, इट इज काइंड ऑफ रेशो डिसेंडी डिंडी। और इसमें लिखना, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। क्यों हम इसमें नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जो हम असेंशियल्स पढ़ते हैं ना, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ उसने, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट, वही सब्सिक्वेंट सूट में मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली है, तो कोलिटरली वाला इसमें कवर नहीं होगा। अब इसको कोलिटरली को हम डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखिए, एरो बना के लिख लेना, कोलिटरली ऑब्लिक इंसिडेंटली in issue means some issues raised by the court, some issues raised by the court unnecessarily, unnecessarily, because it was not essential to be decided in that suit। अगर वो ना भी डिसाइड करता कितना एरिया था, उसको तो ये देखना था ना, रेंट एग्रीमेंट है या नहीं है, वो टेनेंट है या नहीं है, अगर है तो दीजिए आप रेंट उस प्रॉपर्टी का। इसमें लिख देना, इट कैन बी कंपेयर्ड टू ओबिटर डिक्टा। क्या होता है ऑबिटर डिक्टा, थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, दैट इज अ जज ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन विच इज नॉट असेंशियल टू द डिसीजन ऑफ द केस। एग्जाम्पल लिखिए इसमें, अब आप एग्जाम्पल में लिखिए, ए फाइल्ड सूट ऑन बी, ये है सूट 1। सपोज इसमें
इश्यूज थे हमारे पास, इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, 3 इश्यूज थे हमारे पास। एंड कोर्ट डिसाइडेड ऑल द इश्यूज। जब हम इशू फ्रेमिंग करेंगे ना, आपको वहाँ से और चीज़ें क्लियर होगी कि जो सूट है मेरा इश्यूज के आसपास ही चलना चाहिए। इशू मेन चीज़ होती है। इशू की जो फाइंडिंग आ गई, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, व्हाट इज़ बार्ड, या तो सूट बार्ड होगा या इशू बार्ड होगा। तो कोर्ट ने ये 3 इशू फ्रेम किए और ये इशू तीनों के तीनों कोर्ट ने डिसाइड कर दिए। इसमें लिखिए, नाउ ए फाइल्ड सूट सेकंड अगेंस्ट बी। किसके बेस पे? इशू नंबर 3। इस सूट में इशू नंबर 3 इज रेज्ड अगेन। इट was heard and finally decided in former suit. Therefore, res judicata will apply in second suit. res judicata अप्लाई हो जाएगा सेकेंड सूट में। बट इसमें लिखना, बट यू शुड एग्जामिन। res judicata लगाने से पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। यू शुड एग्जामिन इफ इशू नंबर 3 was directly and substantially in issue, or it was incidentally or collaterally in issue। सिर्फ ये नहीं कि वो सेम हो गया है तो हम बोलेंगे कि हाँ रेस जुडिकाटा लगा रहे। ये चीज़ हमेशा देखनी है कि वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू था या नहीं था। बिकॉज रेस जुडिकाटा will not apply when the matter is incidentally and collaterally in issue। तो इस सिचुएशन में तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। इसमें लिख देना, रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल ऑन मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यूज ओनली। ये आरजे मत लिखना है, इसको पूरा लिख देना आप। रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल ओनली ऑन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। नाउ व्हाट इज मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू? मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू। एग्जाम्पल लिखना है इसमें। सपोज ए फाइल्ड सूट 1 ऑन बी claiming arrears of rent only। ए लैंडलॉर्ड होगा, बी के ऊपर सूट फाइल कर रहा है और एरियर्स ऑफ रेंट क्लेम कर रहा है। ए इज प्लीडिंग ही गेव, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बता रहा है, 1000 स्क्वायर फीट ऑन रेंट टू बी एंड एरियर्स ऑफ रेंट आर ड्यू। सिर्फ इतनी बात बोली है ए ने
कि मैंने इतना एरिया उसको दिया था और उसके एरियर्स ऑफ रेंट क्या है, ड्यू है। इसमें लिखना बी प्लीड्स दैट नो एरियर्स ऑफ रेंट आर ड्यू। बी कहता है कोई रेंट ड्यू नहीं है। द कोर्ट conducted a trial on merits and it also sent a commission. Trial on merit, it also sent a commission to check the area, etc. regarding the property. The commission in its report submitted। कमीशन ना हम डिटेल में करेंगे, ऑर्डर 26 वगैरह जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड दैट द एरिया of property is 1200 square feet, is 1200 square feet and not 1000 square feet। एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी तो डिस्प्यूट में था ही नहीं, ठीक है। इसमें लिखना नाउ फाइनली court passed a decree in favor of A for arrears of rent, in favor of A for arrears of rent, and held that area is 1200 square feet and not 1000 square feet। Now, suit second filed by B against A, claiming that area is 1200 square feet, so he should be given 1200 square feet. So he should be given 1200 square feet area and A claims, next में लिखना है इसको, and A claims on point of area that res judicata will apply। Decide, decide। इसमें लिखना in order to decide the former suit what all areas were essential। पुराना सूट डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी थी वो लिख रहे हैं। फर्स्ट, वेदर बी वॉज अ टेनेंट, एक तो ये डिसाइड करना था। सेकंड, वेदर रेंट वॉज ड्यू, ये दो चीज़ें हमें डिसाइड करनी थी। जो फर्स्ट वाला था इसमें लिख देना नॉट इन इशू,
not in issue as B did not contended against it and accepted the tenancy. बी ने तो बोला नहीं कि मैं टेनेंट नहीं हूँ, वो तो कह रहा है सिर्फ रेंट ड्यू नहीं है, मैंने पे किया हुआ है, तो टेनेंसी तो एडमिट कर रहा है वो। कोर्ट को क्या डिसाइड करना था? ओनली दिस इशू टू बी डिसाइडेड। कोर्ट को सिर्फ ये इशू डिसाइड करना था वहां पे कि रेंट ड्यू है या नहीं है। ठीक है, इसमें लिखिए बट while deciding the rent the court also decided the area which is collateral in former suit। ये मेन तो था ही नहीं इशू, डायरेक्टली सब्सटेंटिव तो था ही नहीं, ये तो क्या था? कोलेट्रल था जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। इन सेकेंड सूट क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ऑफ लॉ जो हमें डिसाइड करना है इज नॉट अ दैट इज एरिया ब्रैकेट्स में लिख लेना, इज नॉट अ मैटर डायरेक्टली एंड substantially in issue in former suit, therefore no res judicata, तो रेस जुडिकाटा तो यहाँ पे नहीं लगेगा। वैसे तो क्लियर हो ही गया आपको कि क्या होता है कंस्ट्रक्टिव। इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे कल और ख़त्म हो जाएगा ये। आप समझिए कि हमने 6 एसेंशियल में से 3 कंप्लीट कर दी हैं। 6 एसेंशियल है ना टोटल, 2 सूट होने चाहिए, एक फॉर्मर एक सब्सिक्वेंट। क्या होता है फॉर्मर सूट वो आपको क्लियर हो गया। दूसरा सेम टाइटल होना चाहिए, वो भी आपको समझ आ गया टाइटल क्या होता है। तीसरा मैटर इन इशू सेम ही नहीं होना चाहिए, मैटर जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू फर्स्ट सूट में था वही डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू सेकंड में होना चाहिए। अगर कोलिटरली था फर्स्ट में फिर सेकंड में नहीं वो रेस जुडिकाटा लगने वाला। तो ये 3 इश्यूज हमने थोड़े डिस्कस कर लिए, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करके कल खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, कल की क्लास में इसको खत्म कर देंगे और नेक्स्ट फिर सेम पार्टीज है उसके ऊपर भी मूव हो जाएंगे, 4 इश्यूज हो जाएंगे फिर हमारे। ठीक है, इतना रिवाइज कर लेना।